एसविन मैथ सॉल्यूशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रकाश का परावर्तन का सेकेंड लेक्चर ऑब्जेक्टिव का लेकर आया है। क्या लेकर आया है? सेकेंड लेक्चर ऑब्जेक्टिव का लेकर आया। चलिए, हम 25 तक देख चुके हैं, आज 26 से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? 26 से देख रहे हैं। 26 में क्या कह रहा है? 26 में क्या कह रहा है? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बराबर प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? दंत विशेषज्ञ मतलब डॉक्टर के द्वारा कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है जिसमें दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? तो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए, 27 में क्या कहता है? एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक बनता है एवं छोटा बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है एवं छोटा बनता है। काल्पनिक और छोटा बनता है। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 27 नंबर देख लिया। अब 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्या कह रहा है? 28 नंबर क्या कह रहा है? 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 28 नंबर, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है गलत लिखा है, जाता है, कहे जाते हैं। ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, कैसा पदार्थ कराता है? पारदर्शी पदार्थ कराता है। इसका आंसर होगा ए होगा। और इसमें अपारदर्शी में आसानी से पार नहीं करता है, मतलब कि प्रकाश पार नहीं करता है। परभासी में कुछ भाग जाता है और कुछ भाग नहीं जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ऐसा भाग जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। 28 नंबर देख लिया। अब 29 नंबर है, हमारे आँखों में जो देख सकती है वह वस्तु होती है। हमारे आँखों में जो देख सकती है वह वस्तु होती है। कैसा वस्तु होती है? आँखों में कैसा वस्तु देखती है? जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है वैसा ही वस्तु को हम देख पाते हैं। नहीं तो हम रात्रि को क्या करते हैं? जब रात्रि को क्या होता है? रात्रि को जब आप लकड़ी को देखते हैं, नहीं देखते, उससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, इसीलिए हम लकड़ी को नहीं देख पाते हैं। इसीलिए क्या होगा? इसमें क्या होगा? प्रतिदीप्ति। चलिए, 29 में क्या कर रहा है? 30 में क्या कर रहा है? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब का प्राकृतिक कैसा होगा? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो, आवर्धन जब ऋणात्मक होगा तो उस प्रतिबिंब के प्राकृतिक कैसा होगा? तो प्रतिबिंब के प्राकृतिक कैसा होगा? जब आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। और क्या कह रहा है? 31 में क्या कह रहा है? प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब के आकार वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में क्या होता है? जो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें क्या कह रहा है? प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो कैसा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। और 32 में क्या कह रहा है? 32 में कह रहा है अवतल दर्पण की अवतल की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की त्रिज्या की होती है। त्रिज्या की क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r/2। क्या कह रहा है? अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। r को क्या होती है? r बराबर f 2f हो गया। मतलब क्या हुआ? दोगुनी होती है। एक ही r है, यहाँ पर 2f है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोगुनी होती है। तो क्या हो गया इसमें? 32 में क्या कह रहा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो दोगुनी होगी। कैसा होगी? दोगुनी होगी। चलिए, 33 में क्या कह रहा है? कोण लिखा गया, यहाँ पर कौन होगा? कौन सा दर्पण अपसारी दर्पण भी कहलाते हैं? अपसारी दर्पण कौन सा दर्पण कहलाते हैं? तो अपसारी दर्पण कौन सा दर्पण कहलाते हैं? अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण कहलाते हैं। चलिए, 34 में क्या कहते हैं? निम्नलिखित में कौन सा दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कौन सा दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो कौन सा दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए, 35 में कहते हैं कौन सा दर्पण साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में समतल दर्पण को प्रयोग नहीं किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? कौन सा दर्पण साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो गया उत्तल दर्पण हो गया। क्या कह रहा है? 36 नंबर देखते हैं। यदि अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु को अनंत पर रखते थे, जब अवतल दर्पण में क्या करा है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को वस्तु को क्या रखते थे, अनंत पर रखते थे, तो एक क्या हो रहा था, एक फोकस से जा रहा था, दूसरा क्या हो रहा था कि यहाँ पर कट रहा था, फोकस के साथ कट रहा था, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पर बन रहा था, फोकस पर बन रहा था। 37 में क्या कहा, यदि अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब का आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा। तो कैसा आकार होगा? जब वस्तु को क्या करते थे आप, वस्तु को क्या करते थे, अवतल दर्पण के सामने रखते थे, क्या करते थे, जब वस्तु को आप अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखते थे, वक्रता केंद्र पर रखते थे। ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र पर रखते थे तो कहाँ प्रतिबिंब बन रहा था, वक्रता केंद्र पर एक प्रतिबिंब बन रहा था। यहाँ पर ऐसे हो रहा था और ऐसे जा रहा था, कट कहाँ से रहा था, यहाँ से कट रहा था। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर बनता है जो बराबर बनता है। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्या कर रहा है अब 37 नंबर, क्या कर 38 नंबर क्या कर रहा है, 38 नंबर कह रहा है दुकानों के सिक्योरिटी के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। सिक्योरिटी के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो सिक्योरिटी के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 39 नंबर क्या कह रहा है, 39 नंबर क्या कह रहा है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, ए नंबर। चलिए देखते हैं ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। चलिए ये भी बात सही है, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी बनता है क्योंकि इसमें दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। चलिए ये भी सही है, दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। और सी नंबर क्या कहेगा, सी नंबर इसमें टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया। सी नंबर होगा क्या, सी नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा क्योंकि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है। क्योंकि इसमें क्या होगा, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है, प्रतिबिंब लिख लीजिए, प्रतिबिंब छोटा बनाता है। तो इसमें क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा इनमें से सभी। कहे कि इसमें तीनों ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें प्रतिबिंब आभासी बनाता है, इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है और इसमें वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है, छोटा बनाता है। तो इसका क्या होगा, डी नंबर सही होगा, ऑप्शन डी नंबर सही होगा। चलिए 40 नंबर से देखते हैं। 40 नंबर क्या कह रहा है, 40 नंबर क्या कह रहा है, आवर्धन का सूत्र होता है। आवर्धन को हम अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो इसका m = -v/u होता है, -v/u होता है। जब आप लेंस पढ़िएगा तो इसका लेंस का आवर्धन अलग होता है, लेंस का आवर्धन अलग होता है। चलिए 41 नंबर क्या कह रहा है, यदि आप समतल दर्पण के सामने 3.5 दूरी पर खड़े हो, आप समतल दर्पण बना लिए, ये समतल दर्पण है, इसका 3.5 मीटर दूरी यहाँ पर हो गया। मान लीजिए 3.5 क्या कह रहा है मीटर, 3.5 मीटर दूरी पर खड़े हो, तो आप और उस आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा। आप यहाँ पर है, आपके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। आप समतल दर्पण का विशेषता में क्या पढ़ाए होते हैं, आप जितना आगे वस्तु को रखिएगा उतना ही पीछे वस्तु बनेगा। तो 3.5 मीटर आगे यहाँ पर वस्तु को है तो आपका प्रतिबिंब 3.5 मीटर पीछे बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहाँ पर 3.5 मीटर पीछे बन गया, तो 3.5 ये हो गया, 3.5 ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 7। यहाँ पर मिड पॉइंट क्या कर रहा है, आप और आपके प्रतिबिंब, आप यहाँ पर है, आपका प्रतिबिंब यहाँ पर है, तो इसका बीच की दूरी कितना हो गया, तो 3.5 यहाँ पर पुरता है, 3.5 यहाँ, तो 3.5 दोनों मिलकर क्या हो गया, 7 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 7 मीटर हो गया, 7 मीटर हो गया। चलिए 42 नंबर देख रहे हैं। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया है तो इसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो इसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो उत्तल दर्पण होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक और छोटा होगा, काल्पनिक और छोटा होगा। इसमें छोटा नहीं दिया हुआ किसी ऑप्शन में, तो काल्पनिक होगा। चलिए नई कीर्तिमान 43 नंबर देखें। नई कीर्तिमान चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए वस्तु की दूरी क्या कहलाती है। कोई भी दर्पण हो, वस्तु की दूरी क्या है, बिंब का मतलब है वस्तु है, वस्तु मतलब किसी चीज़ का रखा गया है तो उसका दूरी क्या कहलाएगी। किसी दर्पण हो, दर्पण अवतल हो या उत्तल, दर्पण अवतल हो या उत्तल, उसका दूरी क्या होती है, वस्तु दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऋणात्मक। इसका आंसर सी हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए 44 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन
कौन लिखा गया, यहाँ पर कौन होगा, कौन उत्तल दर्पण के फोकस दूरी जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या r इक्वल टू क्या दिया हुआ है, r इक्वल टू 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फोकस दूरी कह रहा निकालने के लिए f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो क्या हो गया 32/2 16 सेंटीमीटर। इसमें क्या है 16 सेंटीमीटर आया है, प्लस 16 सेंटीमीटर आया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। तो इसमें प्लस 16 होगा, प्लस 16 सेंटीमीटर होगा। तो 44 का क्या हो गया, सी आंसर हो गया। चलिए 45 नंबर देख रहे हैं। 45 नंबर क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण के वृत्ताकार पृष्ठ के गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा की रेखा का व्यास होता है। ये गोलीय दर्पण है, ये क्या है, गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण पहले था तो क्या हो गया, एक अवतल दर्पण बना है, एक उत्तल दर्पण बना है। तो इसका ये वृत्ताकार पृष्ठ क्या कहलाता है, यही कह रहा है वृत्ताकार सीमा के रेखा का व्यास कहलाता है। ये व्यास हो गया, तो ये व्यास क्या कहलाता है, तो इसका व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारा। गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारा कहलाता है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 46 नंबर देख रहे हैं। 46 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऋणात्मक हो, यदि वस्तु का प्रतिबिंब ऋणात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, ऋणात्मक है। अगर वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब ऋणात्मक है, या प्रतिबिंब ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या हुआ, दर्पण जहाँ पर वस्तु को रखते हैं उसी साइड वस्तु का प्रतिबिंब बन गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वास्तविक और उल्टा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, वास्तविक और उल्टा हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, वास्तविक और उल्टा हो गया। 47 नंबर देखते हैं। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होगा तो दर्पण होगा, क्या होगा, समतल दर्पण होगा। सर्च लाइट में 48 नंबर देख ले। सर्च लाइट क्या करा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो आप सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, नहीं अवतल दर्पण होता है। इसका आंसर क्या हो गया, अवतल दर्पण होता है। क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए क्या देख रहे हैं अब, 50 नंबर देख रहे हैं। 49 नंबर को देख लिए, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए 50 नंबर देख रहे हैं। गोलीय दर्पण के फोकसांतर लिखा हुआ है एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध क्या है। फोकसांतर का मतलब हो गया फोकस, और वक्रता त्रिज्या के मतलब हो गया वक्रता त्रिज्या के बीच आर। संबंध क्या है, f बराबर r/2। चलिए ये भी सही है, f बराबर r/2 कहाँ है दिया हुआ है, f बराबर r/2 यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, f बराबर r/2। ये भी सही है, f बराबर r/2। और ये क्या लिख सकते हैं, r को क्या लिख सकते हैं, r बराबर 2f लिख सकते हैं, r बराबर 2f। तो ये CO सही है और AO सही है। इसका 2 आंसर है, कौन कौन है, इसका ये भी सही है, ये भी सही है, A और C आंसर है, A और C आंसर है। 50 नंबर देख लिए। चलिए हम आज इतना ही तक रहने दिए, आगे 50 से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, आगे लेकर आएंगे, थर्ड लेक्चर में लेकर आएंगे। कहाँ तक आज हम छोड़ दिए, 50 तक छोड़ दिए। थैंक्स, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।